नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। दोस्तों, सुनने की क्षमता मानव के लिए सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन किसी के जोर से बोलने पर भी अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही हो तो ये कान की समस्या हो सकती है। ये बहुत धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन बाद में बहरेपन जैसी गंभीर समस्या बन जाती है। कम सुनाई देना या बिल्कुल भी सुनाई न देना बहरापन कहलाता है। सुनने में परेशानी की कई वजह भी हो सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ सुनने में समस्या होना स्वाभाविक है। कान के बीच या भीतरी हिस्से में सूजन, फोड़ या फुंसी के हो जाना या किसी कीड़े मकोड़े के कान के अंदर चले जाने से भी बहरापन आ सकता है। कई बीमारियों जैसे कि खसरा, टाइफाइड, सिफिलिस की वजह से भी बहरापन हो सकता है। बहरापन आनुवांशिक भी होता है, जो 4-6 महीने के बाद बच्चे में दिखाई देने लगता है। कभी कभी अचानक हुई किसी घटना की वजह से भी सुनने में दिक्कत हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे बहरेपन की, और अपने खास कार्यक्रम में स्वराज सेहत में चर्चा बहरेपन पर ही। और इस खास मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ आरकेटीएफ मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ ईएनटी के हेड हैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। सबसे पहला आपसे सवाल, बहरेपन को विज्ञान के दृष्टिकोण से कैसे समझें? क्या है बहरापन और किन वजहों से होता है? बहरापन मतलब डेफनेस और हियरिंग लॉस मतलब कम सुनाई देना। कम सुनाई देना या हियरिंग लॉस एक कंप्लेंट है जो मरीज हमें बोलता है आकर, डॉक्टर साहब मुझे कम सुनाई दे रहा है। अब बहरापन इसमें एक ऐसा स्टेट है हियरिंग लॉस का जिसमें पेशेंट को हम मशीन लगा दें या एम्पलीफाई भी कर दें साउंड को, तो पेशेंट को सुनाई नहीं देता दोनों कानों से। या फिर साइंटिफिक टर्म में बोलें तो बेहतर कान में अगर मोर देन 90 डेसिबल हियरिंग लॉस है तो पेशेंट अपने दैनिक दिनचर्या के काम नहीं कर सकता है विद इवन आफ्टर यूजिंग हियरिंग एड। तो इसको बोलते हैं बहरापन। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं। क्या कारण है, कौन सी प्रमुख वजह हैं जिनसे लोग बहरेपन का शिकार होते हैं? डेफनेस या बहरापन ये 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं हम इसके कॉसेस। एक होता है प्रीनेटल, गर्भावस्था में जब बच्चा गर्भ के रूप में है हमारे पास, प्रीनेटल। दूसरा होता है पेरीनेटल, जब बच्चा गर्भ में दौरान है और प्रसव के दौरान जा रहा है। मतलब प्रीनेटल मतलब जब गर्भ में है, पेरीनेटल मतलब जब उसका प्रसव होने वाला है, वो दुनिया में आने वाला है उससे कुछ और दिन। पोस्टनेटल मतलब जन्म के कुछ दिनों बाद। सो कॉसेज भी इसी पे डिपेंड करते हैं। प्रीनेटल मतलब जब बच्चा गर्भ में है, तो इसके बहरेपन के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो मैटरनल फैक्टर या माँ में जो परेशानी है उसके कारण, या फिर जो गर्भ है उसके कारण। तो मैटरनल में कोई इन्फेक्शन हो, ओटोटॉक्सिक ड्रग ले रही हो फीमेल, कई बार अल्कोहलिज्म से होता है, एक्सपोजर टू रेडिएशन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। ऐसे भ्रूण में कंजेनाइटल डेवलपमेंट एनोमली हो, अंदरूनी कान का डेवलपमेंट पूरा ना हो, एक हिस्से का डेवलपमेंट ना हो या कम हो, या बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें कि अंदरूनी कान सुनने की क्षमता खो देता है। तो ये है प्रीनेटल कॉसेस, जबकि भ्रूण में है बच्चा। फिर आता है पेरीनेटल। पेरीनेटल मतलब वो समय जब बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, या उसे कुछ दिन, कह लीजिए सप्ताह भर या 10 दिन। इस समय अगर हम मेन रीजन देखें तो सबसे बड़ा रीजन होता है एनॉक्सिया। हमने सुना होगा, आम बोलचाल में भी सुनते हैं कि डिलीवरी लंबी चली गई, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, बच्चे के गले में नाल अटक गई। ये सारे रीजन जो होते हैं, या प्राइमा ग्रेविडेरम कहते हैं एक वर्ड, इसमें होता क्या है कि बच्चे के जो कॉक्लियर न्यूक्लियस है इसमें ऑक्सीजन नहीं जाता, सो बच्चे को बहरापन डेवलप हो जाता है। दूसरा रीजन होता है बच्चा 8 महीने की जगह 6 महीने का हो, 6.25 महीने का हो, या उसका वजन 1.5 किलो हो या उससे कम हो। इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर बर्थ या फिर लो बर्थ वेट। ये भी एक रीजन है हियरिंग लॉस का, कि बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है बच्चे में इन्फेक्शन लग जाए, सेप्टिसीमिया हो सकता है, या बच्चे में हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है। अधिकतर बच्चों में बिलिरुबिन लेवल बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बिलिरुबिन। पर यही बिलिरुबिन अगर 20 मिलीग्राम% से ऊपर हो, सो इट कैन कॉज हियरिंग लॉस। सेप्टिसीमिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये एक और बहुत बड़ा कारण आजकल जो देखा है कि बच्चे का एडमिट हुआ, बच्चे की डिलीवरी हुई और हम उसको एनआईसीयू भेज देते हैं। अगर बच्चा 5 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर पे है एनआईसीयू में,
तो ये कारण हो सकता है बहरेपन का, या फिर हमने मेनिंजाइटिस या सेप्टिसीमिया जो कंडीशन है इनके लिए कोई दवाई करी और वो दवाई ओटोटॉक्सिक है जिसका दुष्प्रभाव पड़ गया तो बच्चा बहरा हो सकता है। ये कॉलर है डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र से हैं, वैदेही स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कैन यू हियर माय वॉइस? जी बिल्कुल, बताइए प्लीज। या डॉक्टर साहब, आई कैन हियर एनी काइंड ऑफ अ वॉइस फॉर far away but can't hear it close. Why? आप दूर की आवाजें सुन पाते हैं और पास की आवाजें नहीं सुन पाते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि आपका शायद आप शोर के समय तो अच्छा सुन पाते हैं पर जब शांत माहौल होता है तब नहीं सुन पाते हैं। तो एक कंडीशन होती है मैडम, इसको हम लोग बोलते हैं पैराक्यूसिस बेलिसाई। कॉक्लियर लीजन में ऐसा होता है कि व्यक्ति जब मार्केट या ऐसी जगह जाता है, मॉल मार्केट, तब तो उसको साफ सुनाई देता है, लेकिन जब वही व्यक्ति घर में बैठा है तो उसको सुनाई नहीं देता। सो एक बार चेकअप करवाइए, कॉक्लियर लीजन रूल आउट करिए प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, जो छोटे बच्चे होते हैं बहरेपन का शिकार हो जाते हैं और वो बोल भी नहीं सकते, तो उनमें कैसे पता लगाएं कि ये बहरेपन का शिकार हो रहे हैं, कैसे पता लगाएं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इसको सवाल को मैं ऐसे चालू करता हूँ कि हम अपने मरीजों को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक मरीज वो जो बोल सकते हैं, जो हमें तकलीफ बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सुनाई कम दे रहा है, 3 साल या इससे बड़े बच्चे। अब उनका जो जिनका जन्म आज हुआ है, आज से 3 महीने तक या 3 साल तक ये बच्चे बोल नहीं सकते, ये नहीं भी सुनेंगे तो आपको ही पता लगाना है कि कैसे। अब इसके 5 चरण होते हैं। एक होता है पहला नियोनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम। जब बच्चा पैदा हुआ तुरंत हम उसके कुछ टेस्ट करते हैं, ऑटो एक्स्टिक एमिशन, ABR, या फिर अराउजल टेस्ट या रिस्पॉन्स क्रेडल। अब अराउजल टेस्ट क्या होता है, बच्चा लेटा हुआ है तो हम उसको 3 बार 2-2 सेकंड के एक नैरो बैंड के नॉइज देते हैं। बच्चा हल्की नींद में है, अगर 3 बार में से बच्चा उठ गया 2 बार तो इसका मतलब बच्चा सुन पा रहा है, और अगर 3 बार बच्चा नहीं उठा तो एक शंका मन में जरूर रखनी चाहिए कि बच्चा शायद सुन नहीं रहा है। दूसरा एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं हम क्रेडल रिस्पॉन्स। बच्चा पालने में है, अब आप बच्चे को पालने में ऑब्जर्व करिए, फिर एक साउंड प्रोड्यूस करिए उसके सामने और एक रिकॉर्डर रखिए। आपने जैसे ही साउंड बच्चे के पास दिया, बच्चा या तो हाथ पैर झटकेगा या गर्दन ऊपर करेगा या बॉडी पोस्चर मूव करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडल रिस्पॉन्स। अगर बच्चे ने ये किया तो दिस इज नॉर्मल, लेकिन आपने देखा कि आपने साउंड दिया हाई उसका डेसिबल का 90 डेसिबल 80 डेसिबल का, लेकिन बच्चे को कोई हरकत नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं किया, अगेन शक करिए कि बच्चा शायद सुन ही नहीं पा रहा है। दूसरा होता है बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑब्जर्वेशन। इसमें होता है हम बच्चे का व्यवहार देखते हैं कि हमने जब साउंड प्रोड्यूस किया तो बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है। हमने बच्चे को गोद में लिया, एक साउंड प्रोड्यूस किया, जैसे ही साउंड बच्चे को मिलेगा बच्चा 2 चीजें करेगा, एक तो हाथ पैर झटकेगा अपने और गर्दन एक्सटेंड करेगा। इसको बोलते हैं हम मोरोस रिफ्लेक्स। अगर ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब है बच्चा सुन पा रहा है, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं है तो मतलब बच्चा नहीं सुन पा रहा है। ऐसे ही दूसरा होता है कॉक्लियो पाल्पेबल रिफ्लेक्स। इसमें बच्चे को जैसे ही साउंड मिलता है वो अपनी पलक झपकता है, तो बच्चा अगर नॉर्मल सुन रहा है तो पलक झपकेगा, नहीं तो नहीं झपकेगा। तो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं। या एक होता है सिजेशन रिफ्लेक्स। बच्चा लेटा हुआ है, बढ़िया हाथ पैर मूव कर रहा है, गर्दन मूव कर रहा है, यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है, जैसे ही आपने साउंड दिया उसको 90 डेसिबल 80 डेसिबल का, तो वो शांत हो जाता है, बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सिजेशन रिफ्लेक्स। अगर बच्चा सुन रहा है तो ये रिफ्लेक्स शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तीसरा होता है डिस्ट्रैक्शन। इसमें बच्चे को हम माँ की गोद में रखते हैं और हमारा जो अटेंडर है वो माँ के पीछे खड़ा होता है और एक तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। अब बच्चा माँ की लैप में है, गोद में है, और वो अपना जो भी है उसका व्यवहार वो कर रहा है। जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगा बच्चा अपनी गर्दन जरूर मूव करेगा उस साउंड की तरफ जहां से कि वो साउंड आ रहा है, वो देखने की कोशिश करेगा या आवाज कहां से आ रही है।
इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। यानी कि अगर साउंड प्रोड्यूस करने के बावजूद भी बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो अगर पता बच्चा लगा कोशिश ही नहीं कर रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है या अपने अलर्टनेस नहीं आ रही, तो इसका मतलब बच्चा सुन नहीं रहा है। तो फिर से अगेन एक शंका आती है कि भाई बच्चा सुन नहीं रहा है। तीसरा, फिर चौथा होता है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स। कंडीशनिंग रिफ्लेक्स में बच्चे को लिटा देते हैं जमीन पे, और फिर ऐसे खिलौने जिनसे आवाज निकलती है और जिनसे लाइट आती है उनको रखते हैं। जैसे ही खिलौने ने आवाज की, बच्चा पूरी कोशिश करता है उस तरफ देखने की, क्योंकि बच्चा छोटा है, 6 महीने का है, 7 महीने का है। बच्चा जा तो नहीं सकता वहां से, पर अपनी गर्दन हिला के, आंख हिला के उस टॉय की तरफ देखने की कोशिश जरूर करेगा कि भाई वो आवाज कहाँ से आ रही है। तो दिस इज विजुअल रीइंफोर्समेंट कंडीशनिंग टेक्निक। बच्चा देखेगा और समझेगा। इसी तरीके से अगर हम किसी जगह से एकदम से लाउड साउंड दें तो बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। तो इन केस अगर बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, गर्दन टेढ़ी कर रहा है उस जगह पर, देखने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चा सुन रहा है। थोड़ा अगर बड़ा बच्चा है तो आप उससे बोल सकते हैं, उसको कंडीशन कर सकते हैं कि देखो बेटा, मैं जैसे ही ये क्लिक करूंगा आपको ये कप उठा के इस बॉक्स में डालना है। तो बच्चा का 1.5 साल 2 साल का है तो ये फॉलो कर सकता है इंस्ट्रक्शन। आपने जैसे ही साउंड प्रोड्यूस किया, वो उठा के कप उठा के बॉक्स में डाल देगा। या उसके टॉय बता सकता है, आप बोल सकते हैं मैं जैसे ही हॉर्स बोलूंगा आप उस घोड़े को छू लेना। इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनिंग, ऑडिटरी कंडीशनिंग। तो ये हो सकता है जब बच्चा 2 साल का हो। उस समय तक बच्चा आपसे ये नहीं बोल सकता कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, पर ये तो कर सकता है। तीसरा, थोड़ा बड़ा बच्चा और हुआ, 2.25 साल, 2 साल, 2.5 साल का हुआ। आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन एक दर्शक इस बीच जुड़ रहे हैं, काफी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। दादा वाले जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर से। दादा साहब स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार वाले जी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ऐसा है कि जो लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं आता, उन लोगों पर अच्छी ट्रीटमेंट देकर उन्हें ठीक किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में बताइए सर। वाले जी, जैसा आपने मुझसे बोला, ऐसे व्यक्ति जिनको बिल्कुल नहीं सुन पाते, तो ऐसे व्यक्ति को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ऐसा जिनको हेयरिंग लॉस तो है, लेकिन हम अगर उनको ऑगमेंटेशन एम्पलीफिकेशन दें या हेयरिंग एड लगाएं तो वो सुन सकते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनको हम हेयरिंग एड लगाएं तो भी नहीं सुन सकते। तो मैं एक एक करके दोनों बताता हूं। अगर मरीज को हेयरिंग लॉस है तो हम उसको 2 तरीके से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास करना। ऐसे व्यक्ति जो सुन ही नहीं सकते उनका हमें पुनर्वास करना पड़ेगा। अब 2 तरीके से हो सकता है ये। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, किसी मशीन या इंस्ट्रूमेंट के साथ उपयोग से। दूसरा हो सकता है ट्रेनिंग। हम पहले बात में आते हैं। इंस्ट्रूमेंट में हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं। या तो हियरिंग एड, जिसको हम बोलते हैं कि कान की मशीन पॉकेट में रखने वाली या कान के पीछे लगाने वाली। दूसरा होता है इम्प्लांट, जो हम ऑपरेशन करके लगाते हैं, इम्प्लांट, जैसे आजकल कॉकलियर इम्प्लांट चला है। तीसरा होता है असिस्टिव डिवाइस। ये एक्चुअली एक ऐसी डिवाइस है जो इम्प्लांट भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, पर ये आपकी मदद करती है चीजों को सुनने में। तो ऐसे व्यक्ति जो नहीं सुन पाते हैं उनको हम असिस्टिव डिवाइस भी लगा सकते हैं। इसमें भी कुछ 2-3 तरीके होती हैं, जैसे बार्किंग डॉग, अलर्टिंग डिवाइस होती हैं। अगर डॉक्टर साहब मैं इंटरप्ट थोड़ा बीच में कुछ करना चाहूंगा, इसमें अगर किसी के कान का पर्दा डिस्ट्रॉय हो गया है तो वहां भी कारगर होता है ये? हेयरिंग एड हम यूज करते हैं 2 कंडीशन में बेसिकली, प्राइमा फेसिली। एक होता है जिसमें कि सेंसरी सेल डैमेज हो जाए तो हम उसमें इम्प्लांट यूज करते हैं। दूसरा होता है जिसमें कि नर्व डेफिशिएंसी हो, जिसमें नस कमजोर हो थोड़ी सी, तो SNHL है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है पेशेंट को। तीसरी कंडीशन और होती है जो आप बात कर रहे हैं कि कंडक्टिव लॉस है पेशेंट को। कंडक्टिव लॉस मतलब पेशेंट की नसें तो ठीक है, सेंसरी सेल भी ठीक है, पर उससे कान के पर्दे में छेद है, उससे कान की हड्डियां खराब हैं। तो इस कंडीशन में हियरिंग एड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा सा सवाल है। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें कान की और भी बीमारियां हैं, इसके अलावा कि कान बहता रहता है, बाहर का कान डेवलप ही नहीं है, या बाहर का कान बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो गया है, कान लगातार बहता रहता है, खुजली चलती रहती है, उसमें हम हियरिंग एड यूज कर सकते हैं। पर उसमें हियरिंग एड जो हम यूज करते हैं जनरली दैट इज बोन एंकर्ड हियरिंग एड। उसको हम कान के अंदर नहीं लगाते, कान के पीछे बोन पे लगाते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, जबलपुर से हैं बसंत दुबे। बसंत साहब स्वागत है, सवाल कीजिए।
कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कान में कुछ है, कुछ चल रहा है। कई बार कान के अंदर खुजाल जैसी भी लगती है, बार बार मैं उसके लिए ईयरबड्स जाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कुछ बह रहा है। और बीच में मैं साइनस का मरीज रहा हूँ, तो साइनस का मेरा ऑपरेशन भी नाक का हुआ है। तो क्या इसका कानों से कोई कनेक्शन हो? कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें जैसे कोई बोल रहा है तो मैं सुनने में तकलीफ होती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, कंसंट्रेट उस चीज़ पे, तो दोबारा कहना पड़ता है हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं। और ये तकलीफ आम है डॉक्टर साहब, कान में कुछ ऐसा लगना कुछ है अंदर, कुछ या चींटी घुस गई हो या कुछ ऐसा लगता है कुछ बह रहा हो। सर जैसा आपने मुझे बताया, आपने बेसिकली दो चीज़ें इकट्ठी मिला दी हैं। एक आपने मुझे बताया कान में ऐसा लगता है कुछ आवाज़ कर रहा है, चींटी चल रही है, चींटी बज रही है, इसको हम बोलते हैं टिनिटस या रिंगिंग साउंड। दूसरा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि आप साइनस के मरीज हैं, आपका ऑपरेशन हो चुका है। तो साइनस और कान में एक यूस्टेशन ट्यूब नाम का एक नली होती है जो कान और नेसोफेरिंक्स को जोड़ता है, नाक को जोड़ता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसमें नाक का इन्फेक्शन रहता हो या साइनस का इन्फेक्शन होता है, उसमें ज़्यादा संभावना होती है यूस्टेशन ट्यूब माल फंक्शन या नॉन फंक्शन की। जो नाक और कान के बीच का ट्यूब होता है उसका मेन काम होता है कान और एटमॉस्फेयर के बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। अब अगर किसी तरीके से इसी ट्यूब से इन्फेक्शन बार बार साइनस से कान में जाए या ये ट्यूब ही काम ना करे, तो जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं यूस्टेशन ट्यूब कटार। इसमें कान बंद रहता है, मरीज को ऐसा लगता है कान में ढक्कन लग गया, बार बार कान में खुजली सी लगेगी, कम सुनाई देगा और ऐसा लगेगा कुछ चल रहा है कान में। ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपकी कि आपको साइनस का, और साइनस में आपने दवाइयाँ भी ली होंगी बहुत काफ़ी समय तक। तो एक कंडीशन और होती है इसी सेम कंडीशन में ओटोटॉक्सिक ड्रग। अगर आप चेक करिए आपने कहीं ऐसी कोई दवाई तो नहीं ली जिससे कि आपको नर्व डेफनेस डेवलप हुआ, तो ओटोटॉक्सिसिटी इज अ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ टिनिटस ऑल्सो। तो टिनिटस मतलब कान में आवाज़ें आना, कोई चीज़ रेंग रही है, कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ सीटी बज रही है। सो आप यूस्टेशन ट्यूब को देखते रहिए, अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह लेते रहिए। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, जो महिलाएं हैं उनको गर्भावस्था के दौरान बहरेपन से बचने के लिए किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या एहतियात बरतें? जैसे हमने शुरू में करा था, डिस्कस किया था कि डेफनेस के जो 3 रीजन हैं, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल। तो जो प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण आपके गर्भ में है, और वो दौरान नेटल मतलब पेरीनेटल मतलब जब बच्चा की डिलीवरी हो रही है, उस दौरान आपको कुछ चीज़ों का एहतियात बरतना है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसी कोई दवाई ओटोटॉक्सिक ड्रग ना लें जिससे कि जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, एंटीमेरियल ड्रग, फ्यूरोसमाइड, डायूरेटिक, ऐसी चीज़ें अगर हैं तो परहेज़ करिए। अपनी मेडिकल एलिमेंट, अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है तो उसका प्रॉपर चेकअप करवाइए। दूसरा, खासकर पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करिए रेडिएशन से एक्सपोजर आपका ना हो। तीसरा, कोशिश करिए आपको इन्फेक्शन, एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्च। इसमें 5 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड सिफिलिस। ये 5 इन्फेक्शन जो होते हैं ये बहरापन लाते हैं भ्रूण में। तो कोशिश करिए ये 5 आप में ना आए, किसी भी तरह से आप चिकित्सक से संपर्क करते रहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है फैमिलियर। आप ये भी नज़र रखिए कि आपकी फैमिली में कोई डेफनेस रन तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाइए। अगर कोई चीज़ है तो उसको अवॉइड करिए, अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग करवाइए रेगुलरली, ताकि बच्चे में हार्म ना हो। ये सब चीज़ें हैं भी तो भी उसकी स्क्रीनिंग ऐसी करवाइए कि बच्चे में ऐसे डेवलपमेंटल एनोमली ना हो। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था, पेरीनेटल में आप कोशिश करिए आपकी बच्चा पूरे फुल टर्म का हो, डिलीवरी लंबी ना हो। उस समय आप अल्कोहल से, स्मोकिंग से दूर रहिए। आपके हस्बैंड से भी बोलिए अल्कोहल, स्मोकिंग दूर रखे घर से। कोई भी ऐसी चीज़ खाने पीने मत लाइए जो आपको थायराइड की बीमारी को बढ़ाए या डायबिटीज़ को बढ़ाए। और इन्फेक्शन कोई मत पकड़िए। एक और सवाल डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा, इस वक्त देश भर में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, लोग घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, लैपटॉप पे कान में ईयरफोन लगा के या लंबे समय तक फोन कॉल पे बने रहते हैं, तो क्या उससे भी बहरेपन की समस्या बनी रहती है? क्या वो एहतियात बरते हैं जिससे बहरापन ना हो? आजकल तो तमाम तरह की ईयरफोन्स नए लगे हैं, स्टूडियो साउंड और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये सिर्फ लॉकडाउन का नहीं है, ये कुछ समय पहले से चल रहा है। वीडियो गेम, FM,
हमने देखा है रोड पे निकल जाएंगे तो रोड पे लोग ईयरबड लगा के गाने सुनते हुए रोड से निकल रहे हैं, लगातार लगा के रखे हैं। एक स्टेटमेंट है, एक रिसर्च है जो कहती है कि 90 डेसिबल हियरिंग लॉस सप्ताह में 5 दिन, अगर आपने 8 घंटे यूज करे लगातार सप्ताह में 5 दिन, 2 दिन छोड़कर, तो आपकी बहरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिए और कुछ एहतियात है जो आपको बरतना है। हियरिंग जो आप बड लगा रहे हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ईयरफोन जो कि बड़ा सा होता है, कान पे लगता है। एक होता है ईयरबड। ईयरबड जो कान में आके फंस जाता है, छोटा सा होता है, जो मोबाइल में हम यूज करते हैं। कोशिश करिए ईयरबड इस्तेमाल ना करें, ईयरफोन इस्तेमाल करें, सबसे पहला प्रिकॉशन। यानी कि जो तारों वाला ईयरफोन होता है, इसमें वायर लगा होता है, वो इस्तेमाल करें। ईयरफोन जो बड़ा सा कान में लगता है उसको इस्तेमाल करें। ओके। दूसरी चीज, लगातार इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज, आजकल ईयरफोन में एक नई फैसिलिटी होती है, मास्किंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि बाहर की आवाज जब कम सुनाई देगी, मास्क कर देता बाहर की आवाज को, वो तो बाहर की आवाज जब कम सुनाई देगी तो व्यक्ति को अंदर की आवाज जो उस ईयरफोन से आ रही है वो साफ सुनाई देगी। तो ऐसे इक्विपमेंट यूज करिए जिसमें बाहर की आवाज आपकी बिल्कुल कम। एक दर्शक जुड़ गए हैं इस बीच, संजय शर्मा नरसिंहपुर से हैं। संजय जी स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो, नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि एयरफोन लगाने से क्या कम सुनाई देने की क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है सर? आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट करिए प्लीज। सर, एयरफोन लगाने की वजह से कम सुनाई देने की? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति 90 डेसिबल या इसके अबव का हियरिंग 5 सप्ताह में 5 दिन 8 घंटे कम से कम इस्तेमाल कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो उसकी प्रबल संभावना है कि वो बहरा हो जाएगा, मतलब उसको हियरिंग लॉस होगा। कोशिश करिए लगातार इस्तेमाल ना करें, ब्रेक लें, ईयरफोन यूज करें, ईयरबड यूज ना करें, अच्छा मास्किंग इक्विपमेंट यूज करें, कोशिश करें स्पीकर पे फोन सुने अपना, लगातार मोबाइल यूज ना करें। तो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, क्या उनमें उससे भी कान पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है? ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का एक इफेक्ट होता है। हाइपरटेंशन का इफेक्ट होता है इनर ईयर के ब्लड सर्कुलेशन पे, तो दैट कैन बी ए कॉज ऑफ हियरिंग। अगर कोई लंबे समय तक हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसकी दवाई ले रहा है तो उसकी संभावना होती है कि वो उसको आगे जाकर हियरिंग की प्रॉब्लम हो। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे। सरकारों की ओर से बहरेपन को लेकर, कानों को लेकर जागरूकता के लिए राष्ट्रीय स्तर के या कुछ कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं? कितनी चलाए जाते हैं, अगर चलाए जाते हैं तो साल में? बिल्कुल, 2006-07 में भारत सरकार ने एक सेंटर से एक प्रोग्राम चालू किया था, इसको बोला था नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस। ये 2006-07 में चालू हुआ था, 25 जिलों से चालू हुआ था, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था। फिर वो 12वीं में आते आते उसको 228 जिलों में चालू किया गया। इसमें हम बेसिकली 4 चीजें हमें बताई गई थी। एक था मैन पावर को बढ़ाना, मतलब हमें इसमें जिला लेवल पर या पीएचसी लेवल पर अपने अस्पतालों में ऐसे लोगों को तैयार करना जो कि बहरेपन को समझ पाएं, पहचान पाएं, मैन पावर तैयार करना। दूसरा, उनकी क्षमता बढ़ाना, मतलब ऑडियोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट करना, ईएनटी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट करना, ताकि वो आम मरीजों में से ये देख सके कि कौन किसको सुनने की परेशानी है, ये पहचानना। तीसरा था उसका उपचार करना, कि अगर कोई बच्चा आपके पास आया है तो उसका उपचार किस तरह से, उसको सही परामर्श देना और सही जगह पे पहुंचाना, मतलब वहीं इलाज नहीं करना इम्पोर्टेंट है, उसको सही जगह पे पहुंचाना। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो अवेयरनेस था। दिक्कत ये है कि किसी व्यक्ति को कम दिखाई देता है या आंख में कंकड़ भी चला जाए तो वो दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है। इसके विपरीत होता है सुनाई में, पेशेंट सालों तक कम सुनता रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा ना, कम सुनाई दे रहा है। तो इस समस्या के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चालू किया गया 2006-2007 में भारत सरकार के द्वारा। जाते जाते एक सवाल और जानना चाहूंगा, और संक्षिप्त में क्योंकि समय भी हो रहा है। कई बार देखने को मिलता है जो व्यक्ति सुन नहीं सकते तो वो कई बार बोल भी नहीं सकते, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है और क्या इनका भी इलाज संभव है? संक्षेप में बहुत है। बिल्कुल, 2 तरह के स्किल होते हैं, एक होता है रिसेप्टिव, एक होता है एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव मतलब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, या तो हम देखेंगे या सुनेंगे या महसूस करेंगे, ये 3 रिसेप्टिव होते हैं। एक्सप्रेसिव मतलब बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब जो व्यक्ति सुन ही नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, ये सत्य है।
तो पहले हमें उस व्यक्ति को या उस बच्चे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सुने। जब वो सुनेगा तभी बोलेगा, नहीं तो वो नहीं बोलेगा। इसी की स्क्रीनिंग करते हैं हम नियोनेट में कि बच्चा सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तमाम सवालों के जवाब आज आपने दिए। कानों को लेकर क्या क्या समस्या होती हैं और किस तरह के एहतियात हमारे दर्शकों को और जो लोग सुन रहे हैं उनको बरतने चाहिए। फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।